दोस्तों, ओमकार पूरे 2 साल बाद विदेश से लौट रहा था और जैसे ही उसका हवाई जहाज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करता है और वो हवाई जहाज से नीचे उतरता है, तभी उसको अपने वतन की मिट्टी की खुशबू महसूस होने लगती है और चेहरे पर एक इत्मीनान भरा सुकून होता है और हल्की सी मुस्कान होती है। ओमकार सीधा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है और वहां से अपने गांव जाने वाली ट्रेन पर बैठ जाता है। पूरी रात का सफर करते हुए ओमकार अब अपने स्टेशन रायबरेली आ चुका था। जैसे ही ट्रेन रायबरेली स्टेशन पर रुकती है, ओमकार अपना सामान उठाता है और ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलता है, तभी अचानक उसके सामने 2 बूढ़े शख्स आ जाते हैं और उसके सामने हाथ फैलाकर कहते हैं, बाबूजी कुछ खाया नहीं है, बहुत तेज भूख लगी है और कुछ पैसे हमें दे दीजिए, खाना खा सके। तभी वहीं पर एक महिला भी आ जाती है जिसके हाथ पर समोसे होते हैं और वो बूढ़े बुजुर्गों को समोसा देती है और जैसे ही उसकी नज़र वहां पर खड़े शख्स पर पड़ती है, वो महिला उस शख्स को पहचान जाती है। हालांकि जो ये शख्स था, ये भी तीनों लोगों को पहचान गया था, क्योंकि जो उससे पैसे मांग रहा था, भीख मांग रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि ओमकार के माता पिता, और वो जो महिला थी वो और कोई नहीं बल्कि ओमकार की पत्नी होती है। ओमकार कुछ देर के लिए सन्न रह जाता है, मानो ऐसा लगता है कि वो कोई बुरा ख्वाब देख रहा हो, लेकिन वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। और अपने माँ बाप की इस हालत को देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित हो जाता है। दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी जिसका बेटा विदेश में रहकर अच्छी कमाई करता हो, जिसका पति अच्छा कमाता हो, उसके बूढ़े माँ बाप और पत्नी को रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना पड़े? ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही दर्द भरी कहानी है। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली की। उसी रायबरेली में ओमकार का एक छोटा सा परिवार रहता था। ओमकार 2 भाई होते हैं और उनके माता और पिता होते हैं। पूरे परिवार में 4 लोग होते हैं। ओमकार छोटा होता है, उसका एक बड़ा भाई होता है योगेश और ओमकार अपने माँ बाप के दोनों बेटे होते हैं और इनकी कोई बहनें नहीं होती हैं। और ये दोनों ही भाई मेहनत और मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करते हैं। और कुछ समय के बाद योगेश की शादी हो जाती है। जो योगेश की पत्नी होती है वो बहुत ही चंचल स्वभाव की और बहुत ही चालाक होती है। जैसे ही वो शादी होकर उस घर में आती है, सभी लोगों पर अपना रौब जमाने लगती है और चालाकी से उस घर में कब्जा करने की सोचने लगती है। और सबसे पहले उसकी नजर अपने देवर यानी कि ओमकार पर पड़ती है और ओमकार को अपने नैनों के जाल में फंसाना शुरू कर देती है। इस वक्त ओमकार की भाभी का सिर्फ एक ही काम था, ओमकार पर डोरे डालना और उसको अपने शिकंजे में कसना। और होता भी ऐसा ही है कि ओमकार धीरे धीरे अपने भाभी की तरफ आकर्षित होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि ओमकार पूरी तरीके से अपने भाभी के जाल में फंस जाता है और उसके शिकंजे में आ जाता है। ओमकार की भाभी जैसा चाहती थी वैसा उसके लिए बहुत ही आसानी से हो गया था। अब यूं ही उस परिवार के दिन गुजर रहे थे और ओमकार जितना भी कमाता वो सब कुछ अपनी कमाई अपनी भाभी को दे दिया करता। और यही कारण था ओमकार को फंसाने का, कि ओमकार की पूरी कमाई को अपने कब्जे में करना। और जैसे ही कुछ और वक्त गुजरता है, तभी ओमकार के माता पिता ओमकार की भी शादी कर देते हैं। ओमकार की जो पत्नी होती है वो बहुत ही सरल स्वभाव और एक अच्छी मानसिकता की और खुश मिजाज लड़की है और काफी समझदार है। जैसे ही वो घर आती है, सबसे पहले वो अपने घर वालों की खुशामद और सेवा करना शुरू कर देती है। वो अपने बूढ़े सास ससुर की भी सेवा करती है और अपने पति की भी सेवा करती है और अपनी जेठानी की भी बात मानती है। लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होने लगा था कि मेरी जेठानी ने मेरे पति के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा जमा रखा है, क्योंकि ओमकार की पत्नी प्रीति अक्सर देखती थी
कि उसका पति ओमकार अक्सर अपने भाभी के आगे पीछे डोलता रहता है और वो जो कुछ कहती है उसकी बातों को बहुत ही आसानी से मान लेता है। लेकिन जब प्रीति कुछ ओमकार से कहती तो उसकी बातों को वो नजरअंदाज कर देती थी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता कि महीनों गुजर जाते थे और ओमकार अपनी पत्नी प्रीति से बात भी नहीं करता था और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ने लगी थी। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि ओमकार गुस्से में आकर अपनी पत्नी प्रीति को काफी ज्यादा मारपीट भी कर दिया करता था, कभी डांटता तो कभी मारता। लेकिन इतना सब कुछ जुल्म होने के बावजूद भी प्रीति अपने सास ससुर की सेवा करना नहीं भूलती थी और न ही अपने पति से कोई गिला शिकवा करती थी और हंसकर वो इन बातों को टाल दिया करती थी। ओमकार की जो भाभी थी वो काफी ज्यादा चालाक थी और वो धीरे धीरे समझ रही थी कि अब ओमकार की भी शादी हो गई है, उसकी पत्नी भी आ गई है और मेरी चाल ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। आज नहीं तो कल ओमकार अपनी पत्नी से अच्छे रिश्ते और अच्छे संबंध हो जाएंगे। इसीलिए ओमकार की भाभी एक नई चाल चलती है और एक दिन ओमकार को बुलाती है अपने पास और बड़े प्यार से उसको कहती है कि ओमकार, मैंने सुना है कि विदेशों में बहुत अच्छी कमाई होती है, जो भी लड़के यहाँ से जाते हैं अच्छा खासा कमाते हैं, क्यों ना तुम भी विदेश चले जाओ और वहां से अच्छी खासी कमाई करो। जब हमारे पास पैसा होगा तो खुशियां भी ज्यादा होंगी और फिर जब तुम कमाकर वहां से लौटोगे तो फिर हम दोनों ऐश करेंगे। अब क्योंकि ओमकार अपनी भाभी के जाल में पूरी तरीके से फंसा हुआ था, इसलिए वो भाभी की बात को इनकार नहीं करता और उसको भी ऐसा लगने लगता है कि जो भाभी कह रही है वो सही कह रही है। इसीलिए ओमकार विदेश जाने का मन बना लेता है और अपना वो पासपोर्ट बनवा लेता है और जब उसका पासपोर्ट बन जाता है तो एक एजेंट के द्वारा विदेश जाने के लिए उस एजेंट से बात करता है। वो एजेंट कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें विदेश भिजवा दूंगा और एक अच्छी नौकरी में भिजवा दूंगा। और फिर होता भी यही है कि उस एजेंट ने एक अच्छी नौकरी का उसके लिए इंतजाम कर दिया था और उस एजेंट ने ओमकार को विदेश भेज दिया था। ओमकार अब विदेश पहुंच गया था, उसके पास एक अच्छी नौकरी थी और एक अच्छी सैलरी मिलती थी। उसको जितनी भी सैलरी मिलती अपने लिए खर्च बचाता और बाकी वो अपने वहां से अपने भाभी के अकाउंट में डाल दिया करता था। और जब भी वो फोन पर बात करता तो सिर्फ अपनी ही भाभी से बात किया करता था और भाभी से ही अपने माँ बाप के भी हालचाल पूछ लिया करता था। और देखते ही देखते काफी वक्त गुजरने लगा था और एक दिन ओमकार की भाभी के मन में एक और लालच पनप उठता है और वो अपने पति योगेश को रात में समझाती है कि ये बढ़िया मौका है, ओमकार भी विदेश में है, क्यों ना हम पिताजी से पूरी चल अचल संपत्ति अपने नाम करवा लें। योगेश अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उसके भी मन में लालच आ जाता है और एक दिन वो तहसील जाकर एक वकील से सेटिंग करता है और अगले दिन अपने माँ बाप को तहसील ले जाता है ये कहकर कि तुम्हारी पेंशन बनवा दूंगा। और वहां जाकर जितनी भी ओमकार के माँ बाप के पास चल अचल संपत्ति थी वो सब अपने नाम करवा लेता है। जैसे ही माँ बाप की संपत्ति इनके नाम होती है ये लोग अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ओमकार की पत्नी को वो परेशान करना शुरू करते हैं। अब तो प्रीति भी इनकी हरकतों से तंग आ गई थी, लेकिन इनकी हरकतें और जास्तियां कम नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। प्रीति अपने लिए तो खैर बर्दाश्त करती थी, लेकिन जब उसके सास ससुर को ये उत्पीड़न करते और उनको ताना देते, उनके साथ गलत व्यवहार करते तो प्रीति अंदर से बिल्कुल टूटने लगी थी। लेकिन वो करती भी क्या, क्योंकि उसका पति भी उसके बस में नहीं था। और एक दिन योगेश और योगेश की पत्नी इस तरीके से अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं कि उनको घर से बाहर ही निकाल देते हैं। जब ओमकार के माता पिता को ये योगेश और योगेश की पत्नी घर से बाहर निकाल देते हैं तभी प्रीति भी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी इनके साथ अब नहीं रहूंगी। वो बूढ़े माँ बाप कहते हैं बेटी अभी तुम जवान हो और हमने तुम्हें कभी बहू नहीं समझा, हम तो तुम्हें अपनी बेटी ही समझते हैं, लेकिन हम तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगे। तभी प्रीति कहती है कि जहां आप रहेंगे वहां मैं भी रहूंगी, लेकिन मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। और प्रीति भी उन बूढ़े माँ बाप के साथ चली जाती है। अब योगेश और योगेश की पत्नी बढ़िया मौका पाकर उस मकान को भी बेच देते हैं और जो भी पैसा होता है
वो सब लेकर अपने ससुराल चले जाते हैं। अब इन बूढ़े माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं था और प्रीति का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि प्रीति के भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और उसका भी मायके में अब कोई नहीं था, इसलिए वो मायके भी नहीं जा सकती थी। और वो इन्हीं बूढ़े माँ बाप के साथ रायबरेली रेलवे स्टेशन आ जाते हैं और वहीं पर एक 3 टप्पड़ की झोपड़ी बनाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। वहां पर इनके सास ससुर भीख मांगते और ये प्रीति कभी चने वगैरह उसी रेलवे स्टेशन और ट्रेन में बेचने लगी थी, जिससे वो अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती और अपना भी ख्याल रखती थी। जब 2 साल बाद ओमकार विदेश से जब लौट कर आता है और अपने माँ बाप को रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके जारो कतार आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने माँ बाप से लिपट कर रोने लगता है और उसको अपनी गलतियों का एहसास भी होता है कि काश अगर मैं अपनी भाभी के चंगुल में नहीं पड़ा होता तो आज मेरे माँ बाप को और मेरी पत्नी को ये दिन देखने नहीं पड़ते। और वो अपनी पत्नी से भी माफी मांगता है कि प्रीति मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। लेकिन प्रीति एक समझदार महिला थी, तभी वो अपने पति से कहती है कि आप मुझसे माफी मत मांगिए और सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब आप आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रीति और उसके माँ बाप ने सारी हकीकत को ओमकार से बता दिया था कि कैसे उसके बड़े भाई और भाभी ने उनके साथ क्या सलूक किया और कैसे धोखे से उनकी संपत्ति भी हासिल कर ली और घर मकान भी बेचकर ससुराल चले गए। अब ओमकार के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि जितना वो कमाता था वो हर महीने की सैलरी अपने भाभी के अकाउंट में डाल दिया करता था। लेकिन ओमकार के इरादे मजबूत थे। वो कहने लगता है कि अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं जैसे भी मेहनत मजदूरी करके आप लोगों का पालन पोषण करूंगा। पास में ही एक सब्जी मंडी होती है जहां पर ओमकार अपने परिवार को लेकर वहां जाता है और एक आढ़त की दुकान में काम मांगता है। उस आढ़त मालिक ने ओमकार को काम दे देता है और ओमकार वहीं पर मेहनत मजदूरी और पल्लेदारी करने लगता है। वो गाड़ियों में लोडिंग अनलोडिंग का काम करने लगता है, जिससे उसकी दिन भर की दहाड़ी अच्छी खासी बन जाती थी। कुछ दिन यूं ही काम चलता रहता है और अब ओमकार के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे। तभी उसकी पत्नी प्रीति कहती है, कमाने वाले आप अकेले हैं और हम खाने वाले 4 लोग हैं, एक आदमी की कमाई से कैसे गुजारा चलेगा, क्यों ना मैं भी यहीं पर छोटी मोटी एक दुकान, सब्जी की दुकान लगा लिया करूंगी, जिससे घर का खर्च चलेगा और आपकी कमाई बचेगी। तभी उसके बूढ़े माँ बाप भी ओमकार से कहते हैं, हाँ बेटा बहुत सही कह रही है, और अगर ये सब्जी की दुकान लगाएगी तो हम भी इसकी दुकान पर बैठ जाया करेंगे और हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। तभी ओमकार उन सब की बातों को सुनकर अपनी पत्नी को सब्जी की दुकान करवा देता है और ओमकार खुद उस आढ़त के यहाँ पल्लेदारी करके काम करता और शाम को वहीं से सस्ते दामों पर उसको सब्जियां मिल जाती थी और वो पत्नी को ला के देता और पत्नी उनको साफ सफाई करके एक अच्छे दामों में बेच दिया करती थी। अब दिन गुजरने लगे थे और इनके हालात बेहतर होने लगे थे। अब ये दोनों मिलकर कमाते थे और प्रीति की भी दुकान ठीक ठाक चलने लगी थी, जिससे अब इनके पास में कुछ पैसे भी बच गए थे, जिससे वो वहीं पर एक जमीन खरीदते हैं और उस पर अपना मकान बना लेते हैं और अपना खुशहाल जीवन गुजारने लगते हैं। वहां पर योगेश अपने ससुराल में पड़ा हुआ था। जब शुरू में तो उसके ससुराल वाले उसकी अच्छी आव भगत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उनके साले इनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं और इनके पास जितने भी पैसे होते हैं, संपत्ति होती है, इसको भी ससुराल वाले हड़प कर लेते हैं। और जब ससुराल वालों को पता चलता है कि अब ये कंगाल हो गए हैं, तो एक दिन योगेश और योगेश की पत्नी को भी धक्का मारकर वो लोग बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, वैसे ही योगेश और योगेश की पत्नी के साथ हुआ था। अब योगेश और योगेश की पत्नी के पास भी कोई ठिकाना नहीं था और एक दिन ऐसे ही अचानक वो उस सब्जी मंडी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर देखते हैं कि प्रीति दुकान पर बैठी है और अच्छी खासी उसकी दुकान चल रही है। और अब ओमकार ने भी अपना कारोबार बढ़ा लिया था और एक अपनी खुद की आहट डाल ली थी। जैसे ही वो इनको खुशहाल देखते हैं, योगेश आकर अपने माँ बाप के पैरों पर पड़ जाते हैं, योगेश और योगेश की पत्नी, और अपने माँ बाप से गलतियां मानने लगते हैं। तभी वहां पर ओमकार आ जाता है और उनसे सख्ती के साथ कहता है
कि बाबूजी आप इन्हें माफ कर सकते हो लेकिन मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने आपके साथ और मेरी पत्नी के साथ क्या क्या जुल्म ढाए हैं, मैं ये कभी भूल नहीं पाऊंगा। तभी वहां पर बैठी प्रीति कहती है कि इन्होंने जो गलती की उसकी सजा इन्हें मिली। ये बड़े हैं और आज ये भी बर्बाद हो चुके हैं और आखिरकार हैं तो आपके भैया और भाभी। तभी ओमकार का दिल पसीज जाता है और उनको अपने साथ रहने के लिए रख लेता है और उनको भी काम में लगवा देता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से हमें भी सीखने की जरूरत है और समाज में फैले दुष्प्रचार की सफाई करने की भी जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और योगेश की पत्नी के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।